सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इलेक्शन के करीब आते ही सियासत आए रोज हम देख रहे हैं कि कोई नया रुख इख्तियार कर रही है। कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं और इलेक्शन से पहले कह लें कि जोड़ तोड़ जोरों शोर से जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब अपनी पार्टी के खिलाफ फट पड़े हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्की तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। जहां मुतनाज़ इंतखाबात हों वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और मैं सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहां आज नून लीग खड़ी है। अच्छा, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। एक बयान में उनका कहना था कि हम किसी सूरत बिलावल और जरदारी का साथ नहीं देंगे। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नून लीग से राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। पीटीआई से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जेयूआई से सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाजत से मैं फैसल करीम कुंडी साहब से शुरू करना चाहूंगी। कुंडी साहब, बानी पीटीआई कह रहे हैं कि किसी सूरत बिलावल का साथ हम नहीं देंगे, अंदर से सारे ये एक हैं, क्या कहेंगे इस बयान पर आप? आपने पीटीआई के वर्करों को और अदारों को दावत दी है, पीटीआई के बानी चेयरमैन को दावत नहीं दी है। पीटीआई के बानी चेयरमैन जो है इस वक्त अदालतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जो 9 मई के और बाकी केसेस में जो मुलविस हैं, जब तक उनका कोई फैसला नहीं होता तो हम उनको दावत नहीं दे सकते हैं, न उनके साथ हम कोई पॉलिटिकल अलायंस बना सकते हैं। हमने वर्करों को और अदारों को दावत दी है कि इस वक्त आप मुश्किल टाइम में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे इस्तेमाल करें, हमारे काफिले में शामिल हों और मिलकर अपने सियासी मुखालिफ को इकट्ठे मिलकर गए। हुमायूं साहब, आपने फैसल करीम कुंडी साहब को भी सुना। बिलावल साहब ने पहले ये कारकुनान से, पीटीआई कारकुनान से मदद मांगी, लेकिन उसके बाद जो बानी पीटीआई की तरफ से जवाब सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? साफ साफ मना कर दिया गया, ये क्या चल रहा है? डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कुंडी साहब को आपने सुना, बिलावल साहब पीटीआई के लोगों से मदद मांग रहे हैं और आपके जो बानी हैं पीटीआई के, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। सॉरी, से इट अगेन, मुझे आवाज नहीं आई पहले। मैं तीसरी बार पूछने जा रही हूँ, मैं 2 बार पूछ चुकी हूँ। बानी पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया है, पीपल्स पार्टी जो कि पीटीआई कारकुनान से मदद मांग रही है, ये क्या चल रहा है? आपका मौकिफ चाहिए। अच्छा, सॉरी जी, आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं दूसरी बार पूछा और आपके लिहाज से तीसरी बार पूछा है, सो आई एम सो सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन ये जो मौरूसी सियासत या मनहूसी सियासत के साथ, तो हम उनके साथ किस लिहाज से, किन बेसिस पे मिल सकते हैं? हम उनके साथ मिल नहीं सकते। हम पाकिस्तान के लिए हम किसी एक पॉइंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स से इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर होने पे हम उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन हम एज अ कोलिशन उनके साथ बनना, मुझे उसकी समझ मुझे भी नहीं आती। और मुझे इस बात की खुशी है कि लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सोचकर ऐसी बात कर रही है, इस चीज की आपको समझ आई है? देखिए, पीपल्स पार्टी को ये चीजें तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब जरदारी साहब ने कहा था कि अगर इसके बाद मैं कभी इनके साथ मैंने कोलिशन की तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये तो उनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब उन्होंने दोबारा कोलिशन की, तो अब अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत गलत किया था। उन लोगों के ऊपर एतबार किया था जो बेसिकली आस्तीन के सांप है। इन्होंने हमेशा से इसी तरह किया है, ये उनका वतीरा है। तो जब आप इस किस्म की सियासत कर रहे होगे और उन्हीं लोगों के साथ मिल के आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके उनको डिसमेंटल करने की कोशिश करोगे, आप उनके लोगों को खरीदोगे, आप सिंध हाउस में मंडी लगाओगे, आप इस किस्म के काम करोगे, तो फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपका क्या ख्याल है हम आपके साथ इसमें करेंगे? और नंबर 2, हमारा एक उसूली इख्तिलाफ है इस किस्म की सियासत से। हम लोग अगर लेन देन वाली सियासत होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में अपने
वो 20 लोगों को एकदम फारग ना कर देता, ठीक है, 2017 में एकदम 20 लोगों को, कोई पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने 20 सिटिंग एमपीएस को फारग कर दे, ठीक है। नंबर 2, अगर हम लोग इस किस्म की सियासत पे, ये जो छांगा मांगा की सियासत है या सिंध हाउस वाली सियासत है, अगर हम इस पे बिलीव करते तो हम कभी ये बिल ना लेकर आने की कोशिश करते कि इसको आप सेनेट के इलेक्शन से इसको आप ओपन रखें ताकि पता चले कि कौन किस जगह खड़ा हुआ है। लेकिन और इस पे अगर फर्ज करें आईन इजाजत नहीं देता तो आओ मिलके आईन को बदलते हैं ताकि हम लोग इस किस्म की खरीदो फरोख्त वाली सियासत ना करें। आप सोचे, इस मुल्क का एक एमएनए, एक एमपीए, एक सेनेटर, वो ये सोच कर आता है कि यार मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतना पैसा, मैं अगर सेनेटर हूं मैंने इतना पैसा लगाना है। जब वो पैसा लगाएगा तो वो पैसा कमाएगा भी। इसी तरीके से ये तो ये ठीक है। चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ डॉक्टर साहब, बाकी मेहमानों की तरफ, राजा रियाज साहब की तरफ भी मुझे जाना है और कामरान साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कामरान मुर्तजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को कि वो लोग जो एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते, फिर एक दूसरे को ऑफर की जाती है, मदद मांगी जाती है, बहरहाल एक तरफ से इनकार हो जाता है, एक तरफ लचक दिखा रही होती है, और ये अक्सर होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा। पीडीएम की हुकूमत इसकी एक जीती जागती मिसाल है कि पहले तनकीद की, फिर इकट्ठे 16 महीने हुकूमत की, फिर हुकूमत करने के बाद एक दूसरे पे मलबा गिराया जा रहा है। अब जैसा कि जी पीटीआई की जानिब से तनकीद की जा रही है कि जो जमहूरी और बहरान है, मुआशी बहरान है, पीछे 16 महीने पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में थी, तो पीपल्स पार्टी क्या खुद जिम्मेदार नहीं होगी? बाद में जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा होता। कैसे देखते हैं? हम जिम्मेदारी भी वो 16 महीने की ले रहे हैं, हम मुखालफत की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, हम पीटीआई के मुखालिफ हैं, थे, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे। ये हम सारी जो है ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये मुनाफिकत वाली ना हमने पहले की थी, ना आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत, उससे लोग इत्तफाक करें, उससे लोग इत्तफाक ना करें। हमको जवाब में जो है दूसरी पार्टी जो मर्जी करे, हम किसी के पास जाके घरों में नहीं बैठे कि जाके अब जन मामला को सेटल करते हैं कि जब हुकूमत चली गई उससे पहले हम चोर डाकू हुआ करते थे, उससे पहले हम डीजल पेट्रोल हुआ करते थे, अब जो है वापस जो है वो कोई आस्तीन का सांप हो गया, फिर कुछ और हो गया। तो ना हमने पहले जो है वो उनकी मुखालफत छोड़ी थी, ना हम अब मुखालफत छोड़ी। हम अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो मेरी समझ में आता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उनका ख्याल ये था कि वो वोटर जो कि पीटीआई को वोट नहीं दे पाया तो वो शायद हमें वोट दे देगा। तो आज उन्होंने फिर अपनी इज्जत अफजाई करवा ली है बहुत। इसमें अगर पॉलिटिक्स, उनके वालिद साहब जरदारी साहब यही कहा करते हैं कि बिलावल बच्चा है, तो बिलावल यकीनन बच्चा है। आज इज्जत हो गई उनकी, तो इस इज्जत को आप संभालें और इसको रिस्पॉन्ड करें। अदरवाइज जरदारी साहब समझदार आदमी है खुद, और पार्टी भी उनकी समझदार है। जो 16 महीने में हुआ वो हम उसके जिम्मेदार हैं, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और उससे पहले जो 3.5 साल। अच्छा कामरान साहब, एक और चीज, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, बिलावल साहब के हवाले से बात की, जिस तरह उनको बच्चा कह दिया जाता है या कम उम्री का ताना दे दिया जाता है। अभी बिलावल साहब फ्रंट पर आकर बहुत खुलकर बात कर रहे हैं, जरदारी साहब उस तरह तनकीद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो खामोश हैं। और जरदारी साहब कितने स्मार्ट हैं, कितने ज़हीन हैं, इस पर किसी को भी शक या शुबा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, बल्कि ऐसी कुछ खबरें भी पहुंच रही हैं कि जरदारी साहब एकदम से सामने आएंगे और वो बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी, और बहुत सा होमवर्क जरदारी साहब करने में मसरूफ़ हैं, जो कि अचानक से नज़र आएगा, मे बी 11th आवर पे नज़र आएगा। जरदारी साहब में ये सलाहियत मौजूद है कि वो ऐसा होमवर्क कर सकते हैं और उसको होमवर्क को कन्वर्ट, जैसे कि आजाद उम्मीदवारों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कामरान साहब। इतने आजाद उम्मीदवार है, ये गुटी गुटी फिरेंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाने दीजिए। अगर इनमें कोई कामयाब हुआ तो आप देखिएगा कि वो बुरा हाल होगा कि इसको लोग देख के जो है वो देखते जाएंगे और शर्माते जाएंगे। मतलब आपका क्या ख्याल है कि मैं बड़ी माजरत के साथ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, सब मंडियाँ लगती हैं, सिंध हाउस के पुराने जो मामलात हमने एक दफ़ा देखे सबने अपनी आंखों से, उसके बाद ये जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जिस तरह की बातें, कोई ढकी छुपी नहीं है, तो क्या फिर आज़ाद उम्मीदवारों के भी कोई रेट लगेंगे?
मुझे तो यही लगता है जो आजाद है, जो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है, जो आज पार्टी डिसिप्लिन के अंदर नहीं होगा वो कल भी पार्टी डिसिप्लिन के अंदर नहीं होगा। वो उसको प्रेशर को भी एक्सेप्ट करेगा, वो दूसरी चीजों को भी एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी चीजों से मुराद आपकी? रहने देना, अब इतना तो ना खोल देना मामला को। यानी खुल के मंडियां सजने वाली हैं आपके मुताबिक? तो ये आजाद उम्मीदवार जो है वो आजाद होता है, बल्कि बाद में बेमहार होता है। सही, ठीक है। चले राजा रियाज साहब को भी जरा शामिल गुफ्त। राजा रियाज साहब, आप तो आजाद हो गए इंतखाबात से, या कह लें कि आपने सही जान छुड़वा ली इंतखाबात से, और आपके साहिबजादे जो हैं उनको अब आपने आगे कर दिया है, उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं। कोई खास वजह है राजा साहब इसकी? जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में मसला है और उसके मेरा इलाज हो रहा है, और ख़ास तौर पे मुझे पैदल चलने में काफ़ी पेन होती है। तो इस वजह से, क्योंकि कैंपेन ज़्यादा हमारा शहर का हल्का है, पैदल करनी पड़ती है, तो इस वजह से फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरा बेटा राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेगा, वो इलेक्शन लड़ रहा है, भरपूर कैंपेन चला रहा है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में और पंजाब में स्वीप करेगी, और 8 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की भरपूर कॉन्फिडेंट है अपने बेटे की जीत के लिए। लेकिन बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी किस्म का आपको खौफ है, आपने पहले से हार मान ली है, अब तो खैर बल्ले का निशान भी छिन गया है, खुला मैदान है। क्या ख्याल है, कोई और वजह तो नहीं? वाकई यही वजह जो आप बता रहे हैं? कोई खौफ नहीं, मैं तो चाहता था कि बल्ले का निशान रहे। बेशक इमरान खान खुद मेरे मुकाबले में आ जाता, मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, और मेरा बेटा लड़ रहा है। इंशाल्लाह हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। जो भी आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक भारी अक्सरियत से मेरा बेटा कामयाब होगा। ठीक है जी। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुआशी बहरान, जमहूरी बहरान, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और पिछले 16 महीने की हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी पार्टी के तौर पे साथ थी। तो ये जो मुआशी बहरान है, जमहूरी बहरान है, इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी अपने ऊपर लेती है? कितने % जिम्मेदार आप लोग भी हैं? देखें, बिल्कुल हम 16 महीने हुकूमत का हिस्सा थे, हम अपना जो है वो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमने कभी नहीं कहा, और हम वाहिद जमात हैं जो हम अवाम में मौजूद हैं। PMLN तो अवाम में जाने से जो है वो कतरा रही है। आप उनके देखें जो उनका रवैया और जो उनके जलसे, जो उनके लीडर लंदन से जिनको लाए थे, उनके कितने जलसे हुए, कितने कन्वेंशन हुए, और मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के देखें कि वो कितने जलसे और कितने कन्वेंशन इस टाइम पीरियड में किए हैं। हमें जो मुल्क मिला था, हमें बड़े बदहाली की सूरत में मिला था, और उसमें जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, हमें हमारे पास कुछ मिनिस्टर थी, लेकिन हम उसके हिस्सा थे, हम मानते हैं। लेकिन 2008 ही हमें एक मुल्क मिला था जिसमें माशी बदहाली थी, और हमने उस मुल्क को चलाया, हमने आगे लेके गए। PMLN हमारी इत्यादि थी, हमें छोड़ के चली गई थी कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा, लेकिन हमने फ्लड भी गुजारा, हमने वॉर ऑन टेरर भी गुजारी, हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी, मुश्किलात भी देखे, लेकिन हम एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ गए। हम एक टेररिज्म में जो हुई थी इस मुल्क में उसके लिए गए। लिहाजा हम ये नहीं कहते, हमारे पास प्लान है इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह आपके पास प्लान है। ठीक, एक प्लान सी कोई PTI के पास भी। डॉक्टर हुमायूं, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो प्लान सी की बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या है ये प्लान सी? सुनने में आ रहा है कि कोई खतरनाक सा प्लान तैयार किया जा रहा है PTI की जानिब से। नहीं, देखें, प्लान सी कोई ऐसा वो नहीं है कि जो खतरनाक हो। हाँ, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से उनके लिए बहुत खतरनाक है कि उनको इस चीज की समझ आ जाएगी कि होना क्या वाला है उनके साथ। ठीक है, हम लोगों का बेसिकली जो प्लान है वो ये है कि हम लोगों ने ये इलेक्शंस जीतने हैं। हम लोगों ने तकरीबन अपने सिवाय मेरे ख्याल में 6 या 4 या 6 हलकों के अलावा, वो भी बलूचिस्तान में बाद जगहों के अलावा, हमने हर जगह पे फाइल किया हुआ है, और हमारा ये सोच है कि हम वो जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम लोग मैक्सिमम नंबर्स हमारे पार्लियामेंट में आएंगे, और वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, किसी के साथ कोई लहाक नहीं होगा, और वो इंशाल्लाह ताला इनके पास चॉइस होते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ज्वाइन करेंगे, और अगर नहीं तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सिंपल वोट्स चाहिए होते हैं। एक कैंडिडेट को हम बता देंगे तुम खड़े हो जाओ, उनको मैक्सिमम वोट पड़ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जब लोग सारी बातें कर रहे होते हैं ना कि हम लोगों ने ये तीर मारा वो तीर मारा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखिए, जब पीपल्स पार्टी
2008 से 13 के दरमियान में आई, पीपल्स पार्टी ने लेट्स से अगर 100 रुपए लिए थे कर्जा, तो पीपल्स पार्टी ने उसमें से सिर्फ जो पैसे वापस किए थे वो 56% पैसे वापस किए थे। बाकी की, इसका मतलब यह है कि 44% उनका डेफिसिट था। उसके बाद आगे बात आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब 100 रुपए लिए थे तो उन्होंने भी सिर्फ 55 रुपए वापस किए। इसका मतलब है 45 रुपए का डेफिसिट था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इसमें कोई शक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा पैसे लिए थे, लेकिन उसने तकरीबन 70 रुपए वापस किए, तो नेट डेफिसिट जो आता है वो सिर्फ 30% आता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर कारकर्दगी दी है इन टर्म्स ऑफ नेट डेफिसिट, जो लिए पैसे और वो किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से इस वक्त इस पोजीशन में कि इस मुल्क को बहरान से निकाले, जो इस पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट लेकर गई है। उसमें हमारे पास हम वाहिद वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अच्छा, उसकी मैं 2-3 चीजें बताता हूं। ये याद रखें कि इन लोगों ने जो पैसे देने थे काकड़े केस में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $1.2 बिलियन की पेनल्टी बचाई थी अपने ताल्लुकात की बेसिस पे। रेकोडेक जो कि 11 बिलियन। सर, मेरा सवाल वही रह गया, आपने अच्छी गुफ्तगू की होगी, आप बड़े पढ़े लिखे एक सेनेटर हैं, डॉक्टर भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं। मुझे जरा बताएं कि मैंने पूछा था प्लान सी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और आपको भी पता है कि प्लान सी के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है, ये प्लान सी कहां बनाया जा रहा है, क्या है, क्यों ये बनाया जा रहा है? सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि पीटीआई इलेक्शन से एक दिन पहले बॉयकॉट भी कर सकती है इंतखाबात का। आई रियली डोंट थिंक सो जी, आई वुड बी सरप्राइज। मुझे रिजॉल्व नजर आता है इमरान खान का, वो ये है कि हमने इलेक्शन में जाना है। देखिए, इमरान खान की सोच डिफीटिस्ट सोच है ही नहीं। वो हार के मतलब वो हार जाने को तरजीह देगा बनिस्बत इसके कि वो मैच से विड्रॉ कर ले। ठीक है, उन्होंने आज तक उन्होंने किया था, वो इन प्रिंसिपल स्टैंड था कि जब एक जो आमिर था उसके अंडर 2008 के इलेक्शंस में हम सब लोगों ने मिलके उसको बॉयकॉट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका ना दीन है ना ईमान है, इन लोगों ने आखिर में आके इलेक्शन लड़ लिया। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमातें थी जिन्होंने इन प्रिंसिपल जब स्टैंड लिया था तो उस पे मेंटेन रहे थे और उन्होंने उसका इन प्रिंसिपल बॉयकॉट किया था। तो हम लोगों ने अगर कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे हर सूरत में, और जब लोग आगे जा रहे हैं तो मुझे वो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे, हाँ ये जरूर हो सकता है कि हम एक सरप्राइज इस लिहाज से दें कि हम लोग किस तरीके से पार्लियामेंट में आके एक हुकूमत बनाएंगे कि जिसकी बेसिस पे इन लोगों को एक वो क्या कहते हैं दिखानी सजी ते मारनी खब्बी, तो वो हम इनको दूसरे तरीके से बताएंगे कि हम कैसे। अब वो मुझे उसके डिटेल्स भी नहीं पता, और अगर पता भी होते शायद मैं डिस्क्लोज ना करता। अच्छा। कि भाई हम किस तरीके से हुकूमत में आने के, हमारे जो लोग हैं उनको हम कैसे हुकूमत में कन्वर्ट करें। असल चीज होती है कन्वर्जन ऑन द लास्ट डे। ये लोग जिस चीज पे बैठे हैं वो ये कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएंगे, इनके इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम उन इंडिपेंडेंट लोग को खरीदेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम इन जो लोग हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतेंगे, हम उनको कैसे कन्वर्ट करें कि वो हुकूमत बनाए पंजाब में, केपी में, पाकिस्तान के फेडरल में। अच्छा। और अगर हो सके तो सिंध में और बलूचिस्तान में एक स्पेसिफिक डेंट डालें। कामरान साहब मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू सुन के। कामरान साहब मुस्कुराना नहीं, चले मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ, सीनियर सियासतदान है, गहरी नजर रखते हैं। आप अपना एक प्लान बता रहे हैं ना, जाहिर बात है, अब वो भी एक सियासतदान है, उन्होंने बाल ऐसे तो सफेद नहीं किए, सेनेटर है। कामरान साहब, डॉक्टर साहब बड़ा समझा रहे हैं, सब आपने सुना समझा, जरा आप भी समझाएं कि क्या समझ आ रही है। मुझे ये समझ आ रही है कि अमेरिका में भी हुकूमत ये बना लेंगे जिस तरह से ये बता रहे हैं, बाकी तो कोई जगह बची नहीं है, तो वो अमेरिका बचा था, शायद उधर भी हुकूमत बना ले। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत या पीटीआई की तो फिर पाकिस्तानी होंगे तो फिर हम वेलकम करेंगे। तो अमेरिका तो पीटीआई वालों को पसंद ही नहीं है,
वो अलग बात है कि पीटीआई के कुछ लोग अमेरिका में बैठ के वीलॉग्स भी बनाते हैं, जो बनना चाहते थे सियासतदान है कि वहां पे वीलॉगर बने हुए, लेकिन वैसे पसंद नहीं है। वो उस पर कब्जा करे ना, इस तरह से हुकूमत बना के फिर उसको अपनी पसंद का बनाए, उधर भी कोई रियासत मदी। वैसे वो दीन और ईमान का जो है ना, वो इन्होंने ताना दिया कि हमारा ना ईमान है मगर नमाज हमारे पीछे पड़ी, तो गड़बड़ तो हो गई ना। नमाज तो शायद पता नहीं हमारा दीन ईमान है या नहीं है, मगर हमारे पीछे पढ़ने वालों जानते थे कि हमारा दीन ईमान नहीं है। उन्होंने जब नमाज हमारे पीछे पढ़ी तो उनका अपना दीन ईमान फिर पता नहीं कहाँ गया। तो इस तरह से डॉक्टर साहब अच्छे आदमी है, इस तरह से ना कहा करें। सियासत में जो है ना वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वैसे उस दीन ईमान के बगैर वाले को जो है ना वजीर आजम के लिए भी वोट शायद कभी किसी इमरान खान साहब ने दिया था, तो वो भी गलती की फिर शायद। तो ये सारा कुछ जो है ये मुनासिब नहीं होता। सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं। सियासत में जब आपने चोर चोर का जो वो लेके चले थे नारा, जिन जिन को चोर कहा उनके पीछे फिर जो है ना वो आपके लोग जाते रहे हैं, उनके साथ जाते रहे हैं। जिनकी बच्चियों को आपने कैद में डाला, जिनको आपने वो वक्त वो मुकाफाती अमल जो है वो फिर शायद वापस आया। चलिए हम भी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सब में मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, राजा रियाज साहब और फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। पंजाब में किसका वोट बैंक कितना स्ट्रांग होगा, कौन कितनी सीटें लेगा? विफाक के लिए पंजाब बड़ा मैटर करता है, फिर विफाक में हुकूमत बनानी होती है। तो पंजाब के लिए इसलिए तमाम जो पार्टियां हैं बड़ा जोर भी लगा रही हैं। इस बार तो बिलावल साहब भी खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी पुरएतमाद है, लेकिन नून लीग का गढ़ समझा जाता है पंजाब। और आप लोग पहले से तहफ्फुज़ात का इजहार भी करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास ज्यादा है। तो एतमाद की वजह क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजी तो कोई किसी को अपना बिजनेस सीक्रेट नहीं देता। अच्छा। लेकिन ये है कि हम बिल्कुल पूरे उम्मीद हैं, साउथ पंजाब से भी है, सेंट्रल पंजाब से भी हैं। हमारा होमवर्क हुआ पड़ा है और इंशाल्लाह ताला हम उस उम्मीद से हैं कि हम पंजाब में जो है वो बेहतरीन सीटें लेंगे, अच्छी सीटें लेके आएंगे और इंशाल्लाह मरकज में हम हुकूमत बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप बड़े पूरे एतमाद और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए काफी कॉन्फिडेंस देते हैं। राजा रियाज साहब, पंजाब में नून लीग की पोजीशन विदाउट एनी डाउट स्ट्रांग ही है, तो मखलूत हुकूमत बनती दिखाई देती है आपको? और नून लीग जो है पंजाब से क्या आप क्लीन स्वीप करती देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम नून पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही है, इंशाल्लाह बारीक सरीत से कामयाब हो रही है। लेकिन हम कुछ अपने एहतियातियों को अपने साथ हुकूमत में साथ रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मसाइल बहुत बड़े हैं। माशी चैलेंज बहुत बड़ा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। इन सब को दुरुस्त करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए और वो टीम बाकी सियासी जमातों को भी साथ मिला के हम एक मजबूत हुकूमत और एक मजबूत टीम बनाएंगे, ताकि गरीब आदमी को जो आजकल मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा है उसे डॉक्टर साहब, ये जो इत्तेहादियों को साथ रखने वाली बात कर रहे हैं राजा रियाज साहब, ये डॉक्टर मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये हुमायूं साहब, ये मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है साथ रखना। और मखलूत हुकूमत जब बनेगी, कौन नहीं चाहेगा कि सादा अक्सरियत उसके पास हो और वो मेजोरिटी के साथ आए। खैर 2/3 मेजोरिटी, सादा अक्सरियत, अब इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। जो भी सियासत पर ज़रा सी भी नज़र रखता है वो यही बात कर रहा है, बड़े यकीन के साथ मखलूत हुकूमत ही आएगी, मिलजुल कर हुकूमत ही बनेगी। कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात ये कि लग तो ऐसा है जैसे मुकाबला शेर के साथ हो रहा है तीर का। आप लोग तो कोई वाकई नजर नहीं आ रहे। देखिए, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। हम नजर इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे खिलाफ तो एक ऑर्गेनाइज किस्म की क्राइम हो रहा है ना। पूरी इनकी जो गवर्नमेंट है, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि ये प्लान है, तो इनसे सवाल बनता है कि क्या ये भी बड़ों ने कहा है? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को चुनने की बारी आई थी तो इन्होंने कहा था ये बड़ों ने कहा है। जब इलेक्शंस के बारे में इन्होंने डेट तकरीबन 5, 6, 7 दिन के डिफरेंट, तो इन्होंने कहा बड़ों ने कहा है। तो वो बड़ों ने इनको बहुत कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है उस लिहाज से। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफा 144 लगाया ना, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सब के लिए दफा 804 लगा दिया है।
तो उस दफा 804 के लिहाज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह ताला एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स लेगी इन स्पाइट ऑफ जो चीजें हो रही हैं। अब रही बात यह कि क्या इनकी मजबूरी है? इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है इसके बावजूद है कि इन्होंने 2022 के जो बाय इलेक्शन थे और जिस तरीके से उधर इन लोगों ने 75% सीट्स हार गए थे। ये वो लोग थे जो बेसिकली वो आजाद लोग थे जिन्होंने अपने आप को, मतलब वो जिसे हम लोटा कहते हैं या जिसे हम कलाबाजी कहते हैं या जो भी कहते हैं या बिकना कहते हैं, जब उन लोगों को चले गए थे उन्होंने देखा कि वो हार गए थे। अब ये लोग दोबारा वो कर रहे हैं, ये सारी सीटें इंशाअल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग दोबारा हारेंगे और बहुत बुरी तरीके से हारेंगे और इसका डेंट खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा। और उसका दूसरा डेंट ये पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से एक वो नहीं होती स्पेशल चाइल्ड, एक जो क्या हो सकता है जिसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार ये अपाहज है या जो है, वो स्पेशल चाइल्ड हम कहते हैं। तो वो स्पेशल चाइल्ड के लिहाज से उसको एक व्हील चेयर पे बिठा के लाया गया पाकिस्तान और फिर उसको चूंकि वो खुद कहीं जा नहीं सकता था तो उसके पास अदलिया आती थी उसका थंब इंप्रेशन के लिए कि यार ये स्पेशल चाइल्ड है, ये कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं कोई बेचारा को इसको को उठा के ना ले जाए, तो उधर आके वो किया। फिर उस स्पेशल चाइल्ड को लाहौर लेकर गए, उस स्पेशल चाइल्ड के लिए जलसा भी अरेंज करके दिया है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उधर महीना 1.5 महीना पहले जलसा किया था तो वहां पे 500 कंटेनर लगाए थे, लेकिन उस स्पेशल चाइल्ड के लिए तकरीबन हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने कम से कम कोई 20-25-30 हज़ार बंदे लाके जमा करा दिए और उसको खुश कर दिया है और साथ में ख्याल में थोड़ा सा चॉकलेट और कुछ लॉलीपॉप भी दे दिया होगा कि भाई ये ले लो, खफा नहीं होना, वापस आ जाओ। तो ये सारे उस स्पेशल चाइल्ड के लिए और वो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो उनका केयर टेकर है, उन केयर टेकर का ये एक वो था, वो कहती थी कि जी उस स्पेशल चाइल्ड को जब तक वापस नहीं लाओगे इलेक्शन नहीं होगा। उस स्पेशल चाइल्ड ये 2018 में मुझे याद है आपकी जमात के हवाले से भी इसी किस्म की बातें होती थी। आज आप किसी के लिए स्पेशल चाइल्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं आप बेहतर समझते हैं, देखने वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं और किससे मुखातिब हैं, शायद ये भी समझ रहे हैं। 2018 में आपकी जो पार्टी के बानी चेयरमैन उनके हवाले से भी बड़ी इस तरह की बातें होती थी कि वो लाडले हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। किसी भी इंतखाबात से पहले किसी भी एक पार्टी को लाडला कहना या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, जिस तरह आप अब स्पेशल चाइल्ड कह रहे हैं, ये हमारी सियासत का एक हिस्सा बन चुका है जिस पर मेरे ख्याल से अफसोस ही किया जा सकता है। ये कोई एक अच्छा ट्रेंड नहीं है जो काफी अरसे से सेट हो चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक ट्रेंड है और आप बिल्कुल सही कर रही हैं, 1954 से लेके ये ट्रेंड ये वो ट्रेंड है जो हमें सियासतदान बताते हैं आकर, इंतखाबात के बाद भी बताते हैं, रिजल्ट जब आता है कि ये धांधली हो गई, हम नताइज को मशकूक करार देते हैं और हम नहीं इस पे यकीन करें मिनवान। और दूसरा है कि अब तो इंतखाबात से पहले ही, मतलब महीना 1.5 महीना पहले ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि कोई स्पेशल चाइल्ड है या किसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो है या कोई ज्यादा फेवरेट है या सिलेक्टेड के अल्फाज। आपको नहीं नजर आ रहा कि किसी के ऊपर ज्यादा वो फेवरेटिज्म? मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि 2018 में लोगों को आपकी पार्टी के हवाले से इस तरह नजर आ रहा था, बाकी जमातों को उसका भी जरा जवाब दे देना, तब ऐसा क्यों नजर आ रहा था? आप मुझे जवाब देने देंगी तो मैं दूंगा। प्लीज 2018 में क्यों नजर आ रहा था? मैं एक बात बताता हूँ, 2018 में एक्चुअली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मेरी नजर में सिंपल मेजॉरिटी लेकर जा रही थी, जो आरटीएस बैठा था और जिसमें रात को 11 बजे 12 बजे ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं और आई एम श्योर उसकी तरह बाकी सब लोगों ने भी उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको मैसेज किया था कि यार मैं तो हार रहा हूं, अब क्या करूं। तो फिर उसके बाद वो जब आरटीएस बैठ गया तो उसके बाद जब वो आरटीएस दोबारा जागा तो समहाउ वो आरटीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं जागा, वो आरटीएस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में जागा, वो आरटीएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमी। जरा मुझे कामरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है इस पे। जी कामरान साहब, आपकी जमात जो है वो किसी से इत्तेहाद भी नहीं कर रही और आपकी केपी के आपके कॉम्पिटिटर परवेज खटक साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस से, खटक साहब ने कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में ये उनकी एक स्टेटमेंट कह लें, एक बयान कह लें
उनका नुक्ता नज़र कह लें, उनकी एक सोच कह लें कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद हो रहा होता है पार्टियों का, वो उनकी नज़र में, परवेज़ खट्टक साहब की नज़र में अवाम के साथ धोखा होता है, क्योंकि पार्टियों का मंशूर भी अलग होता है, सोच भी अलग होती है, विजन अलग होता है, तो वो एक किस्म का धोखा है उन्होंने कहा मेरी नज़र में। तो फिर JUIB की ऐसी कोई सोच रख रही है इन इंतखाबात में, क्योंकि अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट इस तरह की खबर आप लोग दे नहीं रहे? देखिए, हमारे साथ थोड़े से मसाइल मुख्तलिफ हैं। अच्छा। हमारे साथ पार्टी है पाकिस्तान की जिनकी जानों पे भी हमला हुआ है या जानों के हवाले से भी थ्रेट मौजूद है, और बहुत से शहीद भी हुए हैं और बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। अब हर रोज जो है वो एक नई एडवाइजरी जो है वो हमारे हाथ में दे देते हैं, तो हम उस मूव नहीं कर पा रहे हैं, मगर इसके जो है हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कंटेस्ट अपनी ताकत पे कंटेस्ट करेंगे। जो भी नताइज आए उसको उसके वो आगे वो अल्लाह के हवाले है, मगर इससे ज्यादा जो है ना वो हम बुरा नहीं जो 2018 में हो चुका, तो उसके बाद तो इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश तो नहीं बचती ना। जब RTS कभी बैठ गया, कभी खड़ा हो गया, कभी किसके हवाले से खड़ा हो गया। तो आप लोग जो ये इत्तेहाद है, सीट एडजस्टमेंट, इस हवाले से जरा कोई खबर आपके पास हो तो शेयर कर दें। मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ जो है कोई पार्टी कोई बड़े लेवल पे कोई इत्तेहाद भी नहीं है, ये मैं अपने तौर पे समझ रहा हूँ। और अगर कहीं पे किसी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो है ना वो एडजस्टमेंट हो गई, किसी डिस्ट्रिक्ट के अमीर ने ये समझा कि वो किसी दूसरी पार्टी के अमीर के साथ जो है या उसको उनका जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसके साथ बैठ के कोई उनके नजरियात भी मिलते हैं या मफादात भी जो है ना वो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, तो अगर किसी ने कर लिया और वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मरकजी जमात जो है ना वो कर लेते हैं, तो हो सकता है वरना इलेक्शन है, आप उस इलेक्शन के बाद देखेंगे कि किस पार्टी को किसके साथ जो है। चलें, ठीक है जी, चलो। राजा रियाज साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, तमाम के वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया और भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं, और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के टारगेट किलर्स को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया है। कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स, उनके साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह पाकिस्तान से फरार होने की बाकायदा कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावला कोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया था। तहकीकाती इदारों के पास जो मुस्तनद शवाहिद हैं वो हैं कि इस पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल हैं जो कि इसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे और मुहिम को कंट्रोल भी कर रहे थे। नाज़रीन, भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बुलु साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजक्कार माहिर कौमी सलामती तैमूर सैयद मोहम्मद अली, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले मैं मुमताज़ साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुमताज़ साहबा, ये हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से तमाम जो पहले हमने देखा कनाडा में जो सिख रहनुमा हैं उनका किस तरह कत्ल किया गया, फिर अमेरिका की जानिब से भी भारत को बाकायदा शटअप कॉल दी गई, उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्मी में मसरूफ़ रहता है और कुलभूषण इसकी जीती जागती मिसाल है। और अब ये देखें, ये भी हमारे पास शवाहिद हैं, सबूत हैं। क्या कहेंगे, आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? देखें, आपका पहली तो बात है, जिस तरह आपने बताया बिल्कुल क्लैरिटी से आज फॉरेन सेक्रेटरी ने भी सारी दुनिया के सामने ये एक केस पे प्रेजेंट किया है कि इंडिया की एजेंट्स इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में
एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स में, और हमने आज 2 केसेस को दुनिया के सामने लाए हैं और इसमें हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, फोरेंसिक एविडेंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और हमने वो 2 इंडिविजुअल्स जो इन मास्टरमाइंड थे इन ऑपरेशंस के, उनके हमने पासपोर्ट्स भी जारी किए हैं कि वो किस तरीके से ये इस ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहे थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये पहला इस तरह का केस नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कई सालों से इंडिया के टेररिज्म और उसकी जो एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान में उसका एक निशाना रहा है। अब एक हमने जो नई चीज देखी है वो इनके ऑपरेशंस में एक नई सोफिस्टिकेशन आई है जो उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे इन्होंने कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑपरेशन किया था। कनाडा में तो एक शहरी की हलाकत भी हुई और यूनाइटेड स्टेट्स में एक केस रिवील हुआ था। पाकिस्तान ने भी जो ये चीज सामने लेकर आया है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और इससे साबित होता है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो नेटवर्क है अब वो एक आलमी सतह इख्तियार कर चुका है और उस पर अक़वाम आलम को बहुत तशवीश होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा वक्त देने के लिए। और मैं सैयद मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मुमताज़ साहिबा को भी सुना। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या समझ आती है आपको, भारत आखिर चाहता क्या है? ख़ित्ते के अमन को तबाह करने की हर वक्त प्लानिंग में मसरूफ़ रहता है। ख़ित्ते को जो तमाम ममालिक हैं उनको अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहता है, प्लानिंग में मसरूफ़ रहता है। कनाडा की एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, वहाँ पर किस तरह ये जो खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं, सिख रहनुमा, उनकी कत्ल की मनसूबाबंदियाँ फिर एक्सपोज हुआ। अमेरिका की जानिब से शट अप कॉल दी गई, वार्निंग दी गई। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि हर वक्त ही ये प्लानिंग में रहते हैं कि कभी कुलभूषण को भेज देते हैं, कभी अभिनंदन को भेज देते हैं। अब ये भी हमारे सामने ये एक बड़ी खबर है। भारत बाज क्यों नहीं आता, खासतौर पर जब इलेक्शन सर पर होते हैं सैयद मोहम्मद अली, तो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा के पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके या इस तरह अपने जासूसों को यहाँ भेजकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ प्लान करके ये क्यों वोट बैंक अपना मजबूत करना चाहता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। और अभी जो तर्जमान दस्तूर खारजा एम्बेसडर ज़हरा बलोच ने जो बात की उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन सेक्रेटरी सारिस काजी साहब की जानिब से की गई उसके जो 3 अहम तरीन पहलू हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो शवाहिद आज दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के सामने रखे गए हैं, उससे सबसे बड़ी बात जो साबित होती है वो ये है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बतदरीज बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आज अभी एम्बेसडर साहबा ने भी बात की और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी बात की, आपको जो हिकमत अमली नजर आती है भारत की जानिब से कि जिस अंदाज में वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन की टारगेट किलिंग में दीगर ममालिक में, उसमें भी एक बड़ा रब्त और एक सिमिलैरिटी ऑफ द पैटर्न नजर आती है कि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो उनकी जो हिकमत अमली है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन की हलाकत की कोशिश जो है वो तकरीबन एक ही है। ये भी बात सामने आई और जिसके तहत उनके इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जाती हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंट्स जो हैं वो दीगर ममालिक में कुछ टारगेट किलर्स को रिक्रूट करते हैं, उनको फैसिलिटेट और गाइड और इक्विप और फाइनेंस करते हैं और जिसके नतीजे में तीसरे लेवल पे एक्चुअल ऑपरेशन जो किया जाता है वो लोकल लेवल पे किया जाता है। तो ये बात भी आपके सामने आ गई। तीसरी बात जो खुशाइंद है वो ये है कि जनाब जिस तरह अभी मैडम ने कहा, मैडम मुमताज ज़हरा ने, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से तमाम टेक्निकल
फाइनेंशियल और फोरेंसिक एविडेंस भी मौजूद है, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी हैं, उनके पासपोर्ट्स भी हैं, और वो इस बात का न सिर्फ इकबाल जुर्म कर चुके हैं बल्कि उन्होंने खुद निशानदेही की है कि उनको कहाँ से इंस्पेक्शन मिल रही थी, कहाँ से माली इमदाद मिल रही थी, कहाँ से हथियार मिल रहे थे और कहाँ से टारगेट की जानिब निशानदेही की जा रही थी। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इन हकायक के सामने आने के बाद कि इंशाअल्लाह अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ये बात बतदरीज साबित हो रही है कि पूरे आलमी अमन के लिए भारत एक बढ़ता हुआ खतरा है। तो अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक और बात पे जरा गौर कीजिएगा। ये जब भी हम देखते थे कि भारत से बड़े इल्जामात लगाए जाते थे पाकिस्तान पर, और अभी भी आपको पता है कि इनका मीडिया, इनकी जो शायद सुर्खियां हैं, ये आगे आगे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर बड़े खुश होते हैं, शादियाने बजा रहे होते हैं, फेक न्यूज़ दे रहे होते हैं। हम देखते थे कि पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जामात लगाते थे, आतंकवादी, दहशतगर्द, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था। अब ये खुद खुलकर सामने आ रहे हैं कि आतंकवाद, दहशतगर्द, ये खुद मुल्क दहशतगर्द है जो दूसरे मुमालिक में अपने लोगों को भेजता है, अपनी एजेंसी के लोगों को भेजता है और अपने ऑफिसर्स को भेजता है ताकि जाके दूसरे मुमालिक में मुदाखलत कर सकें, वहां पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकें, उनके अमन को सबूताज तबाह कर सकें। और अब ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, भारत खुद बुरे तरीके से बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया है। सवाल मेरा ये सैयद मोहम्मद अली साहब कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस भारत को, इस मुल्क को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देना चाहिए, करार दे देना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें यकीनन एक मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी डोमेन, एक जामिया हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, जिसके तहत हम इन तमाम शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पे, मैं समझता हूँ साइमल्टेनियसली सिफारती, कानूनी और पब्लिक में मीडिया के जरिए से पूरी आलमी बरादरी को मल्टीलैटरल लेवल पे भी और बायलैटरली भी ये डोसिए और एविडेंसेस उनसे शेयर करें, ताकि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि भारत जो है अब सिर्फ अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर और इस खित्ते के छोटे ममालिक के ही खिलाफ नहीं, बल्कि आलमी बरादरी और इवन उन मगरबी ताकतों जो कि भारत से ये तवक्को करते हैं कि वो उनके तस्वीराती अज़ाइम में मदद करेगा चीन को कंटेन करने में, उनकी गलत फहमी भी दूर हो सके और उनके सामने ये हकीकत वाज़े हो सके कि जिस मुल्क को वो एटमी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसको वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसको वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देना चाहते हैं, जिसको वो अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट रुकन बनाना चाहते हैं, उसका नजरिया, उसकी हकीकत और उसकी हिकमत अमली ये है कि खुद उन्हीं के ममालिक में वो अपने सियासी मुखालिफिन की टारगेट किलिंग के लिए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को एज अ पॉलिसी यूज करता है। तो इन हकायक के सामने आने के बाद मैं पुरुमीद हूं कि बतदरीज आलमी बरादरी और खुसूसन मगरबी ताकतें जो हैं वो भारत के हवाले से एक हकीकत पसंदाना पॉलिसी रिव्यू करेंगी, जिसके नतीजे में उनके साथ सियासी, सिफारती, माशी, दिफाई और इंटेलिजेंस के जो ताल्लुकात की नौयत है उसमें एक जामिया रिव्यू होगा और एक मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है। जी हाँ, जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ, और एक और बात मैं क्विकली आपकी तवज्जो से ऐड करना चाहूंगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ईरान पाकिस्तान के दरमियान भी जो कशीदगी का वाकया हुआ, उसमें भी आपने देखा कि भारत ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलत फहमियों को मजीद बढ़ाया जाए। और ये बात मैं तवक्को करता हूं कि ईरान के जो वजीर खारजा चंद दिनों बाद हमारा दौरा करने वाले हैं पाकिस्तान का, हमें उनको सामने भी रखनी चाहिए कि वो दहशतगर्द तंजीमें जिनकी जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं, दोनों के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी पुष्टपनाही भी भारत कर रहा है। तो भारत की असलियत को ईरान को भी जानना बहुत जरूरी है ताकि वो पहचान लें कि वो कौन है जो कि हम दोनों मुसलमान ममालिक जान गई है। भारत के वक्त दूर नहीं है जब भारत को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, करार दे दिया जाएगा, और जिसकी जिम्मेदार खुद ये भारत ही होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका सैयद मोहम्मद अली साहब वक्त देने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।